स्वागत है आपका एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़ में। जैसा कि हम बीएनएसएस में अरेस्ट ऑफ पर्सन्स पढ़ रहे थे, उसमें कुछ और बाकी है थोड़ा सा, क्योंकि आप उसमें देखा जाए तो बहुत ब्रॉड है, इतना बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 5 सेक्शन 35 से शुरू होता है और सेक्शन 62 तक फैला हुआ है। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें राइट्स हैं, ड्यूटीज़ दी अरेस्टिंग अथॉरिटी हैं, राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन है, और भी चीज़ें हैं उसमें। अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, सारी चीज़ें हम उसमें देख चुके हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कितना हमने पढ़ लिया, के अलावा हमें और क्या पढ़ना है। जैसा कि हमने इसमें 51 तक पढ़ चुके हैं। 52 हम 52 में क्या है, 51 हमने पढ़ ही लिया था। इसमें दोनों चीज़ों को डिफाइन किया गया था लास्ट क्लास में बताया। तो एग्जामिनेशन क्या होगा, एग्जामिनेशन की क्या होगी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की मैंने लास्ट क्लास में आपको ये डिस्कस किया था। के अलावा अब हम जो बात करेंगे अगले सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन 52 की। 2 में क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, यहाँ पर इसका इन हेडिंग है वो ये है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक ऐसा व्यक्ति है जो एक्यूज्ड है, किस बात के एक्यूज्ड है, ये एक्यूज्ड है रेप का। ये व्यक्ति पर एक इल्जाम है, व्यक्ति ने क्या किया है, इसने रेप किया है। तो इस कंडीशन में जो प्रैक्टिशनर होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो उस व्यक्ति का जिसको कि अरेस्ट किया गया है और एक्यूज्ड है वो किस बात का, रेप का। तो उसके मामले में क्या हुआ, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था अरेस्टेड पर्सन की मेडिकल प्रैक्टिशनर तरह से करेगा, क्या क्या चीजें होंगी। यहाँ जो है थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर पर्सन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप, रेप का जो एक्यूज्ड होगा उसके मामले में किस तरह से क्या की जाएगी देखें। When a person is arrested on a charge of committing an offense of rape, एक व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है, वो व्यक्ति कौन है, जिस पर चार्ज है कि उसने क्या किया है, रेप का ऑफेंस किया, और an attempt to commit rape and there are responsible ground for believing that the examination of this person will afford evidence as to the commission of such offense. It shall be lawful for a registered medical practitioner employed in hospital run by the government or by a local authority and in the absence of such practitioner within the radius of 16 kilometers. ये जो देख रहे हैं आप, रेडियस ऑफ द 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के दायरे में, फ्रॉम द प्लेस, कहां से, फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर, की रिक्वेस्ट पर एनी पुलिस ऑफिसर की, एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ in his aid and under his direction to make such an examination of arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose. में जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड है, उसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन उस पर जो चार्जेस हैं वो क्या चार्जेस हैं कि उसने क्या किया है, रेप कमिट किया है या रेप करने का प्रयास किया है, कोशिश की। तरह का व्यक्ति है जिस पर ये चार्जेस हैं, व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्टिंग करने वाली अथॉरिटी वो एनी पुलिस ऑफिसर हो सकता है, उसकी रिक्वेस्ट पर क्या करेंगे, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से क्या करेंगे, उससे एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की हम, अगर वो इस तरह का मेडिकल ऑफिसर है जो क्या है, कहाँ काम कर रहा है, वो हॉस्पिटल है जो रन कर रही है गवर्नमेंट उसमें है, यानी कि सरकारी अस्पताल में वो व्यक्ति है। वो सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट का हो सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर वो अस्पताल कैसा है, अस्पताल किसी लोकल अथॉरिटी के जरिए चलाया जा रहा है। लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर निगम, या फिर आपकी ग्राम पंचायत, इस तरह की कोई अथॉरिटी है जो लोकल अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी उसको रन कर रही है। इस तरह के किसी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर उसमें प्रैक्टिस कर, या जिस जगह वो ऑफेंस हुआ है, जिस जगह वो ऑफेंस हुआ है उस जगह से 16 किलोमीटर की रेडियस में, 16 किलोमीटर की रेडियस में कोई इस तरह का हॉस्पिटल नहीं है, ना तो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा हॉस्पिटल है, ना ही वो लोकल अथॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा कोई हॉस्पिटल। 16 किलोमीटर की रेडियस में, कहां से, फ्रॉम दी प्लेस जहां पर आपने क्या हुआ है, ऑफेंस को कमिट किया गया है, इस तरह के प्लेस से 16 किलोमीटर की रेडियस में, रेडियस का मतलब होता है चारों तरफ, एक डायरेक्शन में नहीं, चारों तरफ, रेडियस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर। रेडियस का मतलब होता है, अगर हम जिस जगह ऑफेंस हुआ इसको सेंटर मान लें तो 16 किलोमीटर दाएं, 16 किलोमीटर बाएं, 16 किलोमीटर हर एक दिशा में, अगर किसी भी डायरेक्शन में 16 किलोमीटर की रेडियस में अगर कोई इस तरह का हॉस्पिटल नहीं है या इस तरह का कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर से क्या करा सकते हैं, उसका मेडिकल करा सकते हैं, उसकी एग्जामिनेशन। और ध्यान दें, अगर वो व्यक्ति ऐसा मेडिकल कराने से बचता है या वो जोर जबरदस्ती करता है तो एक रीजनेबली फोर्स लगाया जा सकता है, उसके साथ थोड़ी बहुत ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है जितनी की जरूरी होगी, नेसेसरी होगी इस तरह का एग्जामिनेशन कराने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, अगर कोई व्यक्ति रेप का एक्यूज्ड है या रेप कमिट करने का उसने अटेम्प्ट किया है, इस व्यक्ति को क्या करेंगे, कोई पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करता है, उस अरेस्ट करने वाले ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर क्या किया जाएगा, उस पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल में या किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल में, अगर वो डॉक्टर है हॉस्पिटल में, तो उस डॉक्टर से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। इस तरह के एग्जामिनेशन में थोड़ी बहुत अगर उसको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो लॉफुल होगा, कि वो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर वो 16 किलोमीटर की रेडियस में इस तरह का कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं चलाया जा रहा है, इस तरह का कोई लोकल अथॉरिटी के द्वारा हॉस्पिटल नहीं चलाया जा रहा है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इनके अलावा किसी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस, और इस केस में भी थोड़ा बहुत अगर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा तो वो पुलिस ऑफिसर फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। पहली चीज। दूसरा इसका क्लॉज क्या कहता है, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशंस शैल विदाउट एनी डिले। इस तरह का जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो बिना किसी डिले के वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली। बिना किसी देरी के इस तरह का मेडिकल प्रैक्टिशनर इस तरह के एक्यूज्ड का, जिस पर कि रेप करने का आरोप है या रेप का प्रयास करने का आरोप है, वो क्या करेगा, बिना देरी के उस व्यक्ति की एग्जामिनेशन शुरू कर देगा, एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने का जो कंक्लूजन होगा वो एक रिपोर्ट में तैयार करेगा, उसमें कुछ पर्टिकुलर्स होंगे, कुछ विवरण होगा उसका, वो क्या क्या होगा विवरण, तो एक लिस्ट दी गई है 1 2 3 4 5। देखिए पहली क्या चीज होगी, पर्टिकुलर, पहला पर्टिकुलर क्या होगा उसमें, नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्यूज्ड एंड ऑफ पर्सन बाय हुम ही वाज ब्रॉट। उस व्यक्ति का नाम जिसकी आपने एग्जामिनेशन करनी, उस एक्यूज्ड का नाम, उस एक्यूज्ड का एड्रेस, या फिर वो व्यक्ति का नाम और पता जो व्यक्ति उसको लेकर आया, उसके पुलिस ऑफिसर लेके पहुंचा, उसका नाम लिखिए, पता क्या अलाउ, एज ऑफ द एक्यूज्ड, उसकी उम्र लिखिए, उम्र क्या है, मार्क ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ एक्यूज्ड, उस व्यक्ति के शरीर पर किसी तरह के इंजरी के कुछ मार्क्स वगैरह हों, इसी तरह के वो लिखिए आप, अगर हैं तो लिख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। The description of material taken from the person of accused for DNA profiling। यहाँ क्या है, जब कोई आदमी रेप करने की कोशिश करता है तो रेप का जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, बेसिक एसेंशियल है, वो क्या है, अगेंस्ट हर विल, जब किसी की इच्छा के विरुद्ध, कोई महिला है उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई इंसान फोर्सफुली क्या करता है, रेप कमिट करने की कोशिश करता है या रेप करता है, तो उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स उसकी बॉडी पर रह जाते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर उस महिला का बाल या उस महिला के कुछ शरीर का कोई और पार्ट, या कभी कभी होता है सीमन या कुछ और ऐसी चीजें जिससे क्या हो सकती है, डीएनए प्रोफाइलिंग हो सकती है, तो वो भी क्या करेगा, कलेक्ट करने के बाद में रिपोर्ट में लिखेगा कि भाई मैंने ये डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए इस चीज को मैंने कलेक्ट किया, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या होगा उसमें, 5th पॉइंट, अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, और कुछ पर्टिकुलर डिटेल हो सकती है रीजनेबल जो जरूरी है, वो ये सारी चीजें आपकी रिपोर्ट में तैयार करें। ये कौन करेगा, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, जो कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल में हो सकता है, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहे हॉस्पिटल में हो सकता है। इन केस अगर 16 किलोमीटर की रेडियस के अंदर इस तरह का कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, तब उस केस में वो जो पुलिस ऑफिसर है वो किससे रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो रिक्वेस्ट करेगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के मेडिकल प्रैक्टिशनर। और मैंने आपको बताया मेडिकल प्रैक्टिशनर वो होता है, एक रोल होता है इनका, एक लॉ है, लॉ के तहत या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा कोई इनरोलमेंट है, उसमें इनरोल्ड है आदमी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के इनरोल्ड में वो इनरोल किया गया है। जैसे कि वकीलों का होता है, वकीलों की बार काउंसिल होती है, ऐसी इनकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, कुछ स्टेट का अपना होता है। तरह की किसी एक तंजीम से, किसी एक तरह की एसोसिएशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो आपको लाइसेंस देती है, यानी कि लाइसेंस होना चाहिए कुल मिला, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाया जाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट एक्सेप्शनल कंडीशन में यूज करेंगे जब 16 किलोमीटर की रेडियस में नहीं होगा। फिर वो क्या करेंगे, बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले क्या करेंगे, एग्जामिन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, उसको एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करके एक रिपोर्ट बनाकर दे देंगे। रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाएगा, उसका नाम, एड्रेस, लाने वाले का नाम, एड्रेस, एज वगैरह, उसमें इंजरी वगैरह के मार्क्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन हो सकता है किसी चीज़, किस चीज़ का, जो भी एक्यूज की बॉडी से आपने जो कुछ बरामद किए डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए बता सकते हैं। और कोई अदर कोई मटेरियल पर्टिकुलर हो सकते हैं जो रीजनेबल है, उनको कर सकते हैं। यहाँ पर आपने 2 क्लॉज पढ़े। अब बात करते हैं क्लॉज नंबर 3 की। क्लॉज नंबर 3 और क्लॉज नंबर 3 देखते हैं क्या क्या है। द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। वो रिपोर्ट जो होगी वो प्रिसाइजली बनाई जाएगी, प्रिसाइजली स्टेट की जाएगी, नहीं बहुत लंबी चौड़ी नहीं, बहुत प्रिसाइजली और शॉर्ट में। रीजन फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट, और वो रीजंस लिखिए, वो तमाम उसमें रीजंस होंगे जिस रीजन की वजह से आप उस कंक्लूजन पे होता है ना। जैसे हमने कहा कि भाई इस आदमी की वजह से
इसने रेप किया है, ये वजह है। वजह क्या है कि इसकी बॉडी से उस महिला के जिसके साथ रेप होना पाया गया है उसके कुछ सीमेंस के ट्रेसेस इसके पास मिले हैं, या इसके प्राइवेट पार्ट में मिले, या फिर इसके सीमेंस के ट्रेसेस उस महिला के प्राइवेट पार्ट से क्या किए मिले हैं। तो उसका एक रीजन होगा, तो उन रीजंस को भी आप लिखना पड़ेगा। वो जो कंक्लूजन पे पहुंचे हैं आप, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन, वो रीजंस को लिखेंगे प्रिसाइजली और उस चीज को क्या करते हैं पेश करते हैं। क्लॉज नंबर 4, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द कमिटमेंट, एग्जैक्ट टाइम इसका शुरुआत का, एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट। एग्जामिनेशन आपने शुरू किया, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने की कंडीशन में क्या है, आपने एग्जामिनेशन जहां से शुरू किया वाले पॉइंट से और यहां पर खत्म किया, तो इसका टाइम, शुरुआत का टाइम और यहां अंत हो रहा है उसका टाइम, स्टार्टिंग एंड फिनिश, ये दोनों पॉइंट पे जो स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं और आप खत्म कहां कर रहे हैं, इसका टाइम को और इस टाइम को आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये टाइम, ठीक है ना, शुरुआत टाइम और लास्ट का टाइम, ये दोनों चीजें आपको। इसमें 5वां क्लॉज क्या कहता है, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के, फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो आईओ होंगे उनको भेज देंगे बिना किसी देरी, जैसे ही कंप्लीट करेंगे, जैसे ही एग्जामिनेशन को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बिना किसी देरी के ये उस रिपोर्ट को किसको भेज देंगे, वो उस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेज देंगे। हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट रिफर्ड टू इन सेक्शन 193 एज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिफर टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ दैट सेक्शन। ठीक है, ये किसका पार्ट होगी, ये मजिस्ट्रेट को रिफर करेगा। तो पुलिस रिपोर्ट होती है ना 93 में देते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट होती है पुलिस रिपोर्ट, पीआर इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 93 में, पुरानी वाली सीआरपीसी देखें तो 173 में हुआ करता था, 173 में दी जाती थी, 173 में दी जाती थी पुलिस रिपोर्ट। तो ये पुलिस रिपोर्ट होगी, ये पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा माना जाएगा इसे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है बेसिकली। और जब इन्वेस्टिगेशन एक बार कंप्लीट कर दिया जाता है तो फिर वो जो आईओ होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी रिपोर्ट को, जिसको कि हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, 193 में, सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस 2023 में क्या करते हैं, वो किसको दे देते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। फिर मजिस्ट्रेट उस पर क्या करते हैं, आगे की कार्रवाई को बढ़ाते हैं। ये आपने पूरा सेक्शन पढ़ा इन केस ऑफ एक्यूज्ड ऑफ द रेप। तो रेप का जो एक्यूज्ड होगा वो क्या करेगा, कब उसका एग्जामिनेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर से आईओ या कोई पुलिस ऑफिसर कराएगा। के अलावा आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट 53 देखें, 53 देखते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, एक व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है, उसकी क्या करनी है, एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन करना क्या है, तो अरेस्ट किया है बाय मेडिकल ऑफिसर। व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड he shall be examined by medical officer in the service of central government or state government, and in case the medical officer is not available by registered medical practitioner soon after the arrest is made. When जब एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, he shall be examined, तो वो क्या किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है किसके द्वारा, बाई मेडिकल ऑफिसर इन दी सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में हो, और स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस। एंड इन केस द मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल, अगर मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तब दशा में क्या होगा, बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। तो फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से करा लो, बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट मेड। जैसे ही अरेस्ट किया गया उसके तुरंत बाद आप कराइए, अगर अवेलेबल नहीं तब भी करा। तो किससे कराएंगे, फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं, लास्ट सेक्शन में डिफाइन किया गया, उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया। आप आगे देखो, व्हाई डिड दैट if the medical officer or registered medical practitioner is of the opinion that one more examination of such person is necessary, he may do so. मुझे लगता है कि भाई इस तरह का दोबारा से और एग्जामिनेशन होने की जरूरत है, मोर एग्जामिनेशन, वन और मोर एग्जामिनेशन, तो फिर ठीक है, ऐसा वो कर सकते हैं, he may do so, इस तरह से वो कर सकते हैं, जरूरत है तभी करेंगे, और नहीं तो फर्दर। Why did further that where there is a female, अगर एक फीमेल को पकड़ा गया है आपने, the examination of the body shall be made only by or under the supervision of female medical officer, and in case the female medical officer is not available by a female registered medical। ठीक है भाई, अगर कोई फीमेल को पकड़ते हैं तो फीमेल मेडिकल ऑफिसर होनी चाहिए, तब कराइए। अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो किसी फीमेल मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से आप उनकी जांच करा सकते हैं, उनकी एग्जामिनेशन को करा सकते हैं। द मेडिकल ऑफिसर और अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर so examining the arrested person shall prepare a record of a such examination, एक रिकॉर्ड बनाएंगे तरह की एग्जामिनेशन का,
मेंशनिंग देयर इन एनी इंजरीज, उसमें क्या क्या मेंशन करेंगे, कोई इंजरी हो, इंजरी ऑफ मार्क्स ऑफ वायलेंस, मार्क ऑफ वायलेंस किसी हिंसा के निशानों को, अपॉन द पर्सन अरेस्टेड एंड द अप्रोक्सीमेट टाइम व्हेन सच इंजरीज और मार्क्स मे हैव बीन इन्फ्लिक्टेड। जब कभी इस तरह के अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट कर उसकी एग्जामिनेशन कराई जाएगी तो उस वक्त मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल ऑफिसर क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे, इस तरह के एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करेंगे। इसमें क्या क्या लिखा होगा, इंजरीज के बारे में बताया गया होगा, जो चोटें हैं उस पर, मार्क ऑफ वायलेंस, इस तरह के वायलेंस की बात, वायलेंस कौन कौन से वायलेंस है उसके ऊपर निशान वगैरह, वायलेंस के निशान, वो सब चीजें, ठीक है ना, वो सब चीजें यहाँ इंजरी की बात की गई है। अपॉन दी पर्सन अरेस्टेड, पर्सन के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, एंड दी अप्रोक्सीमेट टाइम व्हेन सच इंजरीज और मार्क मे हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, और उसका टाइम अप्रोक्सीमेटली टाइम लिख दीजिए, किस टाइम तो पहुंचे होंगे, ये टाइम लिख के आप उसका एक रिकॉर्ड बना दीजिए। तो क्लॉज 3 क्या कहता है, वेयर एन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1, अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सच एग्जामिनेशन शैल बी furnished by the medical officer of registered medical practitioner as the case may be to the arrested person or the person nominated by such arrest। इस तरह की मेडिकल की कॉपी इसको दी जाएगी। इस तरह के मामले में एक मेडिकल जो एग्जामिनेशन हुआ है इसकी एक कॉपी या तो उस एक्यूज पर्सन को दी जाएगी, या फिर एक्यूज पर्सन कहता है, नॉमिनेट करता है कि नहीं नहीं मेरे भाई को दे दिए, मेरे दोस्त को दे दिए, मेरे फला को दे दिए, जिस व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा रहा है उस व्यक्ति को ही वो आपकी एग्जामिनेशन की कॉपी को देगा। ये यहाँ पर आपने, इसमें आगे बढ़ते हैं अगला, वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ द कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज, देखो पहले सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, पहले भी हुआ करता था, पहले भी होता था आइडेंटिफिकेशन, अब भी आइडेंटिफिकेशन की बात की गई। देखिए क्या फर्क है इसमें, वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन, ये क्या है, एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जिसका आइडेंटिफिकेशन होना है, कोई ऑफेंस में, कमिटिंग एन ऑफेंस में किया, एंड हिज आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन करना है बाय एनी अदर पर्सन और पर्संस, इज कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर अ पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो कंसीडर किया जाएगा, जरूरी है उसके पर्पस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, ऑफ सच ऑफेंस, इस तरह के अपराध के लिए। द कोर्ट हैविंग जुडिक्शन में, कोर्ट को जुडिक्शन होगा उस वाली कोर्ट की बात कर रहा है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज, किसकी रिक्वेस्ट पे करेगा, ऑफिसर इन चार्ज of a police station, direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or person in such manner as the court may। एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उस व्यक्ति की शिनाख्त करानी है, उस व्यक्ति को पहचानना, आइडेंटिफाई कराना कि यही व्यक्ति अपराधी है या कोई और है। पुलिस ने अरेस्ट किया उसे, अब उसकी पहचान किसी और व्यक्ति से करानी है, मिसाल के तौर पर कोई पीड़ित व्यक्ति है या उसका कोई परिवार का कोई व्यक्ति है या उसका कोई गवाह है या किसी ने देखा है उसे, इस तरह के किसी व्यक्ति से उसकी क्या करानी है, पहचान करानी है, आइडेंटिफिकेशन कराना है, शिनाख्त करानी है। तो आप मिस्टर एसएचओ, आप ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, मिस्टर एसएचओ आप खुद से नहीं कर सकते, आपको क्या करना होगा, आपको ये सब करने के लिए किसके पास जाना होगा, द कोर्ट हैविंग जुडिक्शन में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। किससे रिक्वेस्ट करेंगे आप, हैविंग जुडिक्शन मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन, उससे जाकर रिक्वेस्ट करिए, और रिक्वेस्ट भी कौन करेगा, हाउस स्टेशन हाउस, आपका एसएचओ करेंगे, स्टेशन हाउस ऑफिसर जिनको हम इंचार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो व्यक्ति करेगा रिक्वेस्ट। तब अगर मजिस्ट्रेट को लगता है ऐसा कि भाई ठीक है करानी है तो करा देंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। मे शब्द का, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हैविंग जुडिक्शन में, क्या करेंगे, करा सकते हैं, नहीं करा सकते, दैट द पर्सन हु अरेस्टेड सब्जेक्ट टू हिमसेल्फ आइडेंटिफिकेशन बाय पर्सन और पर्सन सच एज द कोर्ट में, और कोर्ट बताएगा किस तरह से करनी है, जैसे कोर्ट बताया उस तरह से। प्रोविजो लगा हुआ है, देखिए प्रोविजो क्या कहता है, provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, एक व्यक्ति जिसको पहचानना है वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, such process of identification shall take place under the supervision of a magistrate who shall take appropriate step to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with, and the identification process shall be recorded by an audio video electronic means। एक व्यक्ति जो अपराधी है, उस अपराधी को पहचानने वाला व्यक्ति हैंडीकैप्ड है या मेंटली या फिजिकली कोई को दिक्कत है, ठीक है, डिसेबल्ड है, ऐसे व्यक्ति को पूरा आप ऐसा वातावरण, एक कंफर्टेबल वातावरण दीजिए तो उसे पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, और सुकून से उसको बताइए किस जगह पर उसको दिक्कत ना हो, इस जगह बुलाइए, उसको पूरी सहूलतें फराहम कराइए, उसको करा लीजिए। ये कौन करेगा, कोर्ट करेगा, और मजिस्ट्रेट का सुपरविजन होगा, और इसका एक ऑडियो वीडियो मीन्स के जरिए इसके रिकॉर्ड भी किया। रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ते चलिए बस। अगला क्लॉज क्या है,
4-5 सेक्शन और इनको खत्म कराते हैं। प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। प्रोसीजर होगा, किस बात का प्रोसीजर होगा? व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। डेप्यूट करा दिया उन्होंने किसको? सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अरेस्ट विदाउट वारंट। तब क्या होगा प्रोसीजर देखो। व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 13 ऑफ द, ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर है जो इंचार्ज है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन यानी एसएचओ है, ये कर रहे हैं ऐसा काम, या फिर और कोई एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर 13, एक ऐसा व्यक्ति है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है चैप्टर 13 के अंदर, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो ऑफिसर इंचार्ज है, वो क्या कर रहे हैं? रिक्वायर्स, जरूरत है, एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, किसी जूनियर, अपने से जूनियर व्यक्ति की, जूनियर ऑफिसर की जरूरत है, टू हिम टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, किसी बिना वारंट के किसी को अरेस्ट करने का, अदरवाइज देन इन हिज प्रेजेंस, के अलावा, अपनी प्रेजेंस के अलावा, तो क्या करेंगे? दुनिया का खुद मौजूद है वहां पे तो मतलब ही नहीं है कोई। तो एनी पर्सन हु मे लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट ही शैल डिलीवर टू द ऑफिसर रिक्वायर्ड टू make the arrest an order in writing specifying the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, and the officer so required shall before making the arrest notify to the person to be arrested the substance of order, and if so required by such person shall show him the order। आसान भाषा में समझते तो कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं इसमें, क्या कह रहे हैं इसमें, क्या कह रहे हैं वो समझे। उसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये एसएचओ है या फिर ये आईओ है, ये दो लोग हो सकते हैं, एसएचओ या फिर आईओ। ये क्या कर रहे हैं? किसी को अरेस्ट करना है इन्हें, बट लेकिन ये खुद अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास, ये बिजी है या कोई और वजह हो सकती है, ये अरेस्ट नहीं करना है। इन्होंने क्या किया? एक लेटर, रिक्वेस्ट लेटर लिखा। क्या लिखा? एक लेटर लिखा, या इसको नोटिस कह सकते हैं, देंगे अथॉरिटी लेटर होगा। इस लेटर में क्या लिखा होगा? जिस व्यक्ति को पकड़ना है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसने क्या ऑफेंस किया, ये सब चीज लिखी होंगी। उसमें लिखने के बाद किसको दे देंगे? एक थर्ड किसी पुलिस ऑफिसर को, आप जाइए उसको अरेस्ट कर लीजिए। तो ये जब अरेस्ट करने जाएंगे, मान लीजिए मिसाल के तौर पर किसी एक्स को अरेस्ट करना है, तो ये एक्स क्या कहेगा कि मुझे क्यों अरेस्ट करना है, ये ऑर्डर दिखाएंगे, ऑर्डर दिखाना पड़ेगा, ऑर्डर दिखा के बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते, और अरेस्ट करके कहाँ लाएंगे? बस यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं और कुछ नहीं। एक सीनियर ऑफिसर है, वो सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर को डेप्यूट कर सकता है कि भाई आप क्या करिए, मेरी जिम्मेदारी को आप निभा लीजिए। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, आपको राइटिंग में देना होगा, एक लेटर इशू करना होगा कि भाई ये लेटर है आपके पास, जाइए। उस लेटर में क्या क्या लिखा होगा? उसमें लेटर में सब कुछ लिखा होगा, उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट करना है स्पेसिफाई किया गया होगा कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सब चीजें उसमें लिखी होंगी, तब जाके वो उसको अरेस्ट करे। क्लॉज 2 क्या कह रहा है इसका? नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall affect the power of police officer to arrest a person under subsection 35। लेकिन ध्यान रहे कि इस बात का कोई भी प्रभाव, किसी तरह का इफेक्ट सेक्शन 35 पर नहीं होगा, जो बिना वारंट के अरेस्ट करने वाली, जो एज इट इज रहेंगी वो सारी चीजें, ज्यादा मैंने की जरूरत है नहीं। 56 देखिए क्या, it shall be the duty of a person having the custody of an accused to take reasonable care of the health and safety of the accused। देखिए जो accused होगा, जिसको आपने अरेस्ट किया है, जिसको आप अपनी कस्टडी में रखे हुए हैं, तो उसकी कस्टडी में है जिसकी, तो उसकी रीजनेबल केयर और हेल्थ का और सेफ्टी का जिम्मा किस पर होगा? उसकी ड्यूटी होगी, जो पर्सन ने अरेस्ट किया। जिस व्यक्ति की कस्टडी में जो व्यक्ति है, जिसकी कस्टडी को जो मैनेज कर रहा है, जो कस्टोडियन है बेसिकली, जिसमें अपनी कस्टडी में रखे हुआ है उस व्यक्ति को, जैसे मिसाल के तौर पर जेल में है, तो जेलर की जिम्मेदारी होगी कि उसके स्वास्थ्य और उसकी रीजनेबल केयर और उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी जेलर की होगी, जिसकी कस्टडी में हो उसी की जिम्मेदारी, ठीक है। 57 क्या करें? अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल टेक और सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर हैविंग जुडिशियल केस और बिफोर द ऑफिसर। एक पुलिस वाले ने, पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट किया विदाउट वारंट, विदाउट नेसेसरी डिले, ये बिना किसी डिले के क्या करेंगे? और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ हियरिंग कंटेन्ड इन बेल, बेल के प्रोविजन के अधीन रहते हुए। जैसे समझ लीजिए बेल का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आप किसी बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कल की क्लास में कि जब कभी कोई पुलिस ऑफिसर किसी को बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट करता है, क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने की वजह से एक राइट होता है, उसके राइट को कम्युनिकेट करेगा कि देखिए आपका यहाँ पर राइट टू बेल है, बेलेबल ऑफेंस है और राइट टू बेल आपका बनता है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बेल पे छोड़ दूं, लेकिन आपको बेल की शर्तें पूरी करनी होगी, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर भी आपको बेल दे सकता है। तो इसीलिए लिख दिया उन्होंने कि अगर बेल का कोई मामला बनता है, देखो लिखा है प्रोविजन हियरिन कंटेन्ड, इसके आगे जो प्रोविजन कंटेन्ड की गए इस संहिता में, उन प्रोविजन को फॉलो करते रहिएगा, इन प्रोविजन को फॉलो करते रहिए। देन आफ्टर अगर वो बेल मांगता है, उसको बेल दे दी, शर्तें पूरी करे, तो इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, अगर बेलेबल ऑफेंस नहीं है तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको कहाँ भेज देंगे? मजिस्ट्रेट के सामने भेज देंगे।
टेक और सेंड द पर्सन, क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे बिफोर अ मजिस्ट्रेट हैविंग jurisdiction इन द केस, फिर क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, पकड़कर सेंड कर देंगे, भेज देंगे कहां पर, मजिस्ट्रेट के सामने, जो भी हैविंग जुडिक्शन होगा इन द केस, और बिफोर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, या फिर वो पास एक ऑप्शन है, सीधे ना पहुंचा कर वो ऑफिसर इंचार्ज के सामने पेश कर देंगे, फिर वो एसएचओ साहब जाने वो क्या करेंगे, अगर अवेलेबल ऑफेंस ट्रीट करेंगे और नॉन अवेलेबल है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे। इनके पास ऑप्शन है जो अरेस्टिंग अथॉरिटी। 58 नो पुलिस ऑफिसर shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under the all circumstances of the case in is reasonable, and such period shall not in the absence of a special order of a magistrate under favor exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrested to the magistrate's court whether having jurisdiction or। अरे भाई क्या कह रहे हैं, जैसे ही आपने उस व्यक्ति को जिसको कि अरेस्ट करना था आपने अरेस्ट किया, तो आप ध्यान रहे बिना मजिस्ट्रेट के अथोराइजेशन के अपनी कस्टडी में उसे 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। इस अवधि में वो समय को निकाल दिया जाएगा जिस समय को आप अरेस्टिंग की जगह से मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक पहुंचने का समय हुआ, उसको इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें आपने क्या करा, अगर मजिस्ट्रेट आपको ऑथराइज कर देगा तो उसे रख सकते हैं, जैसे कि आपकी रिमांड अगर आपकी बढ़ा दी जाती है तो आप 24 घंटे, लेकिन किसी भी कंडीशन में आपको 24 आवर्स एक्सक्लूसिव द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ द अरेस्टेड टू मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, मजिस्ट्रेट की कोर्ट से लेकर और जहां पर आपको अरेस्ट किया गया है आने जाने में जितना समय लगेगा उस समय को छोड़कर आपको क्या करना है, 24 घंटे तक तो आप अपनी कस्टडी में रख सकते हो, इसके ज्यादा कस्टडी में नहीं। अगर आपको इससे ज्यादा कस्टडी को बढ़ाना है तो आप मजिस्ट्रेट से रिमांड सेक्शन कराइए। ठीक है, रिमांड सेक्शन कराइए, और अगर नहीं कराना तो उसको 24 घंटे के सामने पेश कर दिए, फिर वो उसे प्रॉपर कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। ठीक है, लेकिन ये 24 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑफिसर इंचार्ज करेंगे मजिस्ट्रेट को, और इफ पुलिस टू ही सो डायरेक्ट्स टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द केसेस ऑफ ऑल पर्सन्स अरेस्टेड विदाउट वारंट within the limits of their respective stations whether such person have been admitted to bail or otherwise। जो भी थाने के इंचार्ज होंगे, जो भी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होंगे, वो क्या करेंगे, उन तमाम गिरफ्तारियों की रिपोर्ट किसको देंगे, जिला मजिस्ट्रेट को देंगे, और या इफ ही सो डायरेक्ट्स, अगर जिला मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट कर दिया किसको, टू दी सबऑर्डिनेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को। नॉर्मली जनरली क्या होता है, डीएम को दी जाती है रिपोर्ट, सारी गिरफ्तारी की रिपोर्ट किसको दी जाती है, डीएम को। कौन देते हैं, एसएचओ देते हैं, एसएचओ साहब। अगर डीएम साहब ने इनको डायरेक्ट कर दिया है किसी को, इनको दो ये वाला काम, ये देखेंगे, तो फिर ये वाली रिपोर्ट इनको, क्या कितने व्यक्तियों को बिना वारंट के अरेस्ट किया, ठीक है, और जितने भी थाने इनके अंडर आते होंगे सारे के सारे थाने इन्हीं को रिपोर्ट, और जितने भी लोगों को आपने बिना वारंट अरेस्ट किया उनकी इनको जानकारी होनी चाहिए, इनको रिपोर्ट दी, ठीक है, और कितनों को आपने बेल दे दी और कितनों को आपने बेल नहीं दी, ये सब चीजें होनी चाहिए। कितनों को बेल, क्योंकि पुलिस भी बेल दे देती है बेलेबल ऑफेंस में, बेलेबल में कितनों को छोड़ दिया आपने, कितनों को नहीं छोड़ दिया, ये जानकारी किसको देनी है, जनरली डीएम को देंगे। अगर डीएम ने इनको, एसडीएम को अगर इन्होंने क्या कर रखी है, पावर को कन्फर कर रखा है या डायरेक्ट कर रखा, तो इस तरह के मामलों में एसडीएम को इन्होंने पावर दे रखी, तो फिर एसडीएम होगा। ठीक है, 59 नो पर्सन हु हैज बीन arrested by a police officer shall be discharged except on his bond on or bail bond or under the special order of a magistrate। no person who has been arrested by a police officer, किसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब shall be discharged, क्या कर दिया उसने, डिस्चार्ज किया है, except on his bond और bail bond और under the special order। आप गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को, कब नहीं कर सकते, जब उस व्यक्ति ने क्या कर दिया है, बेल पर बॉन्ड दे दिया है, बेल बॉन्ड भर चुका है, या फिर उसको अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट उसको छोड़ने की बात की थी। ठीक है, 60 ये हो गया। 61 में क्या कहा, 61 में देखिए क्या कह रहे हैं, इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स, इफ अ पर्सन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स और rescued the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place India। मैं एक पुलिस ऑफिसर था, मेरी कस्टडी में एक व्यक्ति था, मेरी कस्टडी से वो निकल कर भाग गया, उसको रेस्क्यू करा लिया गया उसके साथियों का, भागा या भगा दिया गया, तो फिर मेरी ये राइट होगा कि मैं उस व्यक्ति का तुरंत पीछा करूं, परस्यू करूं, कहां कहां, पूरे भारत में कहीं पर भी जा सकता हूं, इमीडिएट, तुरंत, इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस ऑफ, आप कहीं पर भी अरेस्ट कर सकते हैं पूरे इंडिया में। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 शैल अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑल्दो
द पर्सन मेकिंग एनी सच अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर द वारंट एंड इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट। ध्यान रखिए, यहाँ पे वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर अ वारंट, ऐसी अरेस्ट के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वारंट की। और ना ही आपको क्या करना है, ये देखना है कि हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट है पुलिस ऑफिसर या नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कोई भी अरेस्ट कर सकता है क्योंकि आप लॉफुल कस्टडी से निकल के भाग रहे हैं, ये सब चीजें। 62 नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर अरेस्ट। 62 को समझ लेंगे, बहुत सिंपल है कुछ। जितनी भी गिरफ्तारियां की जाएंगी भारतवर्ष के अंदर, जितनी भी गिरफ्तारियां की जाएंगी वो इस संहिता के हिसाब से की जाएंगी, इस संहिता के अनुसार की जाएंगी, इस संहिता के अकॉर्डिंग की जाएंगी। जितनी भी गिरफ्तारियां, ऑल अरेस्टिंग जितनी भी अरेस्टिंग की जाएंगी सब इसके अधीन की जाएंगी। लेकिन इसमें चैप्टर 5 हमने बताया ये जनरल प्रोसीजर लॉ इन क्रिमिनल केसेस, ये एक जनरल प्रोसीजर लॉ है इसका, क्रिमिनल लॉ का ये प्रोसीजर है क्रिमिनल का, एक जनरल है। इसमें चैप्टर 5 बात करता है अरेस्टिंग से। तो अगर कुछ ऐसे मामले हैं, जनरल मामले, जिनमें अरेस्ट किया जाना वो इससे ही किया जाएगा, इस तरीके से उसके राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे, सब इसी में होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी विधि है, ऐसा कोई लॉ है जो क्या करता है, जो अलग से स्पेशल प्रोसीजर फॉर अरेस्ट बताता है सीआरपीसी के अलावा, ये बीएनएसएस के अलावा, तब उस दशा में उस स्पेशल लॉ के प्रोविजन को फॉलो करना होगा इन अरेस्ट। सॉरी, कहने का मतलब ये है कि जितनी भी जनरल तौर पर गिरफ्तारियां होंगी वो सब सीआरपीसी के इस चैप्टर 5 के हिसाब से इस 62 में बताया गया। और इसके अलावा कोई स्पेशल लॉ है और उस स्पेशल लॉ में या किसी लोकल लॉ में एक अरेस्टिंग का प्रोसीजर अलग से बताया गया है, एक अरेस्टिंग का प्रोसीजर अलग से बताया गया है, तो उस प्रोसीजर में आपको क्या करना होगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही अरेस्ट कराना होगा। बात समझिए, इस 62 में ये कहा जा रहा है जितनी भी जनरल गिरफ्तारियां होंगी, जैसे किसी ने बीएनएस में कोई अपराध कर दिया तो बीएनएस में किया गया अपराध तो सब किससे डील होंगे, यहाँ पर डील होंगे, तो वो किससे अरेस्ट किए जाएंगे, चैप्टर 5 ऑफ बीएनएस से। लेकिन मान लीजिए किसी और कोई स्पेशल कानून है, मिसाल के तौर पर मान लेते हैं हम किसी SC/ST एक्ट है, मिसाल के तौर पर मान लेते हैं, ऐसा है नहीं उसमें, लेकिन मान लेते हैं अगर उस एक्ट में जो स्पेशल है लॉ या एनडीपीएस है या आपका आर्म्स एक्ट है, इस तरह का कोई स्पेशल या कोई लोकल लॉ है और उस स्पेशल और लोकल लॉ में उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है, डिस्क्रिप्शन है उसमें, डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से अरेस्ट करना है, तो ऐसे मामलों में जिस स्पेशल किताब में प्रक्रिया दी गई है, प्रोसीजर दिया गया है अरेस्ट का, तो उस प्रक्रिया और प्रोसीजर को वहीं से फॉलो करना पड़ेगा इन केस ऑफ अरेस्ट। नहीं तो जनरल गिरफ्तारियां आपकी ये कहीं और जनरल गिरफ्तारियों के बारे में प्रोविजन नहीं दिए गए। ये आज का हमारा यहाँ तक का लेक्चर था। हमने ये 3 या गालिबन 4 क्लासेस में आपका पूरा किया है अरेस्ट, क्योंकि आपको पता ही है अरेस्ट थोड़ा सा बड़ा है, उसमें थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट है पड़ता है, लेकिन हमने आज पूरा इसका सफर कर दिया। आज हमके बाद जो चैप्टर शुरू होगा चैप्टर होगा, इसमें कई पार्ट हैं। पहला पार्ट है, देखिए, ये प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, ठीक है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस यानी कि आपको हाजिरी के लिए विवश करने वाली आदेशिकाएं। कोर्ट में आप हाजिर हों, इसके लिए आपको मजबूर किया जाना, इससे एक कागज का टुकड़ा होता है, हम जिसको हिंदी में बोलते हैं आदेशिकाएं और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेस टू कंपेल फॉर अपीयरेंस, प्रोसेस टू कंपेल फॉर अपीयरेंस, ठीक है, गिरफ्तारी के लिए, हाजिरी के लिए आपको मजबूर करना या उसे कंपेल करना कि आप आइए। उसमें क्रम में पहली जो आदेश का है उसका नाम है समन्स, ठीक है। दूसरी क्या होगी, समन के बाद तो दूसरी चीज है तो वारंट, दूसरी चीज होती है वारंट। अगर आदमी समन से नहीं आता उसे वारंट किया था, वारंट ऑफ अरेस्ट, ठीक है। वारंट के बाद क्या होती है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, जिसको हम कुर्की भी बोलते हैं। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उद्घोषणा और अटैचमेंट का मतलब होता है कुर्की, उद्घोषणा और कुर्की, ठीक है, ये 2 चीजें। आगे देखिए आपका यहाँ तक। चौथी चीज है इसमें अदर कुछ और प्रोविजंस हो सकते हैं, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, और तरीके हो सकते हैं और जिस तरीके से आपको कंपेल करना चाहता है। ये आपके बाद यहाँ ये आपका 7वां चैप्टर है, ये भी प्रोसेस को डील करता है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, देखें, प्रोसेस टू कंपेल दी प्रोडक्शन ऑफ थिंग, एक चीजों को पेश करने के लिए विवश करने वाले आदेशिकाएं यहाँ से शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हमने अभी तक 4 चीजें पढ़ी। 4 चीजों में क्या क्या था, चैप्टर 6 इसमें पहली चीज थी समन, इसमें 4 में बांटा गया चैप्टर 6 को, आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पहले पार्ट ए में जो बताया गया वो बताया गया समन्स। हमने बताया कि यहाँ पर प्रोसेस के बारे में बात कीजिए। प्रोसेस क्या होती है, आदेशिकाएं होती हैं, कुछ कोर्ट के आदेश होते हैं। तो आदेश कौन से होते हैं, पहला होता है समन, दूसरा होता है आपका वारंट ऑफ अरेस्ट, और तीसरा होता है आपका प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, और चौथा कुछ और रूल हैं जिनसे आपको तो हम इन 4 को पढ़ेंगे अगली क्लास में,
क्योंकि यहाँ तक हमारी ये अरेस्ट का पूरा चैप्टर आज खत्म। अब हम इसको 1 बाय 1 करके डील करेंगे। पहले हम समन पढ़ेंगे, फिर वारंट पढ़ेंगे, अटैचमेंट एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट पढ़ेंगे, देन अदर रूल्स ऑफ रिगार्डिंग प्रोसेस। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला पढ़ेंगे थिंग्स के अपीयरेंस, थिंग्स को प्रोड्यूस करने वाली बातें। तो अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई है तो इस चीज़ से कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है, लेक्चर अच्छे लगते हैं, पसंद आता है मेरा पढ़ाना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और बेल आइकन दबाकर उस पर ऑल पे सेलेक्ट करें। सारे क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी के साथ साथ एपिसोड को, इस लेक्चर को आपको पसंद आया, लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें, हम लोगों को सपोर्ट मिल सके। और आप सपोर्ट करते रहें, हम थैंक यू।